हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। मैं हूं अभिषेक। तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई ना कोई एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, कौन से राज्य में है, इस तरह से पूछ सकते हैं। या ये बायोस्फीयर रिजर्व में कौन से जानवर पाए जाते हैं, किसी भी तरह के सवाल पूछा जा सकता है। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है। देखिए, पूरी पीडीएफ तैयार करी है, काफ़ी टाइम लगा है इसको बनाने में। तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, पूरी देख लीजिएगा, जिससे कि आपके हर चीज़ कवर हो जाए। इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे उत्तर में कौन सा है, सबसे दक्षिण में कौन सा है, पूरब में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है। हर तरीके से कवर करेंगे। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो बायोस्फीयर रिजर्व से बाहर आ जाए इससे और आपका कोई सवाल छूट जाए। कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको छूट जाएगा, सब सवाल आप कर पाएंगे। लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट्स वहीं आते हैं, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ सारी क्विजेज़ मिलती हैं, लोअर पीसीएस मेंस के सवाल मिलते हैं, हर चीज़ वहाँ मिलती है। एफआरओ मेंस के लिए क्वेश्चंस मिल रहे हैं वहाँ पे। तो एफआरओ मेंस की कोई तैयारी कर रहा हो, या अपर पीसीएस की तैयारी कर रहा है, लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहा है, एडवोकेट जनरल की तैयारी कर रहा है, जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, सभी को वो चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। स्टार्ट करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो देखो, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं इस टाइम पे भारत में? 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। और इसमें हम ये भी देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के साथ एक मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व करके प्रोग्राम बनाया गया है, जिसके अंदर 12 हैं। तो वो कौन कौन से हैं 12, हर चीज़ को देखेंगे। बिल्कुल आप ध्यान से देखते रहिए, एक एक चीज़ देखते चलिएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो बायोस्फीयर रिजर्व देखें तो 12 बायोस्फीयर रिजर्व, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। और 18 में से जो पहला है वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये 1986 में बना था सबसे पहले। और कहाँ कहाँ पे है इसमें? ये है तमिलनाडु में, केरला में और कर्नाटका में की जो बाउंड्री है, जो ट्राई जंक्शन है वहाँ पे, वहाँ पर ये है। और वायनाड का कुछ हिस्सा, नागरहोल का, बांदीपुर का, मुदुमलाई, नीलम्बूर और साइलेंट वैली, इन सब का हिस्सा जो है इसके अंदर है। देखिए, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी मत कीजिएगा, क्योंकि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, नीलगिरी एक नाम है, तो हिंदी में भी नीलगिरी कहा जाएगा, उसको कुछ और ज़्यादा तो नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए आप जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी एक बार इसको देख लीजिए। और सिर्फ ये नाम ही है, इसलिए मैंने इसको हिंदी में नहीं किया, वरना इसको भी हिंदी में किया जा सकता था। बाकी पश्चिमी घाट में है, वेस्टर्न घाट में पाया जाता है ये। और वहाँ पे जो जानवर मिलते हैं कौन कौन से मिलते हैं? नीलगिरी ताहर मिलता है, एक टाइगर मिलता है वहाँ पे, लाइन टेल्ड मकाक, यानी कि जो बंदर है लाइन टेल्ड मकाक है, वो मिलते हैं। और उसका एरिया जो है 5520 है। देखिए, सबका एरिया ध्यान रखना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर ध्यान होना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये कम से कम पता होना चाहिए। उसके बाद 1986 के बाद 1988 में बना नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये चमोली में, पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, उत्तराखंड में है। इसको हम मैप से भी देखेंगे अभी आगे कि सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स मैप में कहाँ कहाँ पे हैं, है ना। सबसे ऊपर कौन सा है, नीचे कौन सा है, मैप के थ्रू भी आपको समझाया जाएगा। पहले यहाँ पे इसको देख लेते हैं टेबल के थ्रू, फिर मैप के थ्रू देखेंगे। तो ये उत्तराखंड में है। उसके बाद वेस्टर्न हिमालयाज़ में है, यहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलता है, यानी कि हिम तेंदुआ मिलता है, हिमालयन ब्लैक बियर मिलता है। और 5860 जो है इसका एरिया है। 1989 में गल्फ ऑफ मन्नार बना। गल्फ ऑफ मन्नार का जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये तमिलनाडु में है, ठीक है। कोस्ट है, डुगोंग जो है, यानी कि सी काव कहा जाता है ये। तो डुगोंग जो है उसके लिए बनाया गया था ये। जो भारतीय हिस्सा है गल्फ ऑफ मन्नार का, रामेश्वरम से लेके कन्याकुमारी तक का, साउथ ऑफ तमिलनाडु और श्रीलंका में, वहाँ पे ये फैला हुआ है। 10,500 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया, काफ़ी बड़ा है ये। 1988 में नोकरेक बनाया गया, मेघालय में है, गारो हिल्स में, मेघालय में ईस्टर्न हिल्स में, रेड पांडा के लिए बनाया गया, और 820 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। सुंदरबंस जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा है, वेस्ट बंगाल में गंगेटिक डेल्टा है। और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए इसको बनाया गया था। 9,630 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है, जो भारत का हिस्सा है। बाकी काफ़ी ज़्यादा जो सुंदरबन का जो डेल्टा है वो बांग्लादेश के अंदर है। फिर मानस नेशनल पार्क की बात की जाए, ये 1989 में बना था, और ये 1989 में, ये मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये असम में है, ईस्टर्न हिल्स, और कोकराझार, बोंगईगांव, बारपेटा, नलबारी, कामरूप एंड दर्रांग डिस्ट्रिक्ट। तो ये सब चीज़ जो है, ये एरिया है जहाँ पे ये फैला हुआ है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। असम में है, ईस्टर्न हिल्स में, एशियाटिक एलिफेंट के लिए फेमस है, टाइगर के लिए। उसके बाद असम रूफ्ड टर्टल, फिर हिस्पिड हेयर, गोल्डन लंगूर और पिग्मी हो, ये सब जानवरों के नाम हैं। ये जानवर जो हैं यहाँ पे मिलते हैं। और इसका जो एरिया है वो है 2837 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आता है 7वें नंबर पे सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये उड़ीसा में है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। 1994 में बनाया गया था, इसको डेक्कन पेनिनसुला में है, यानी कि जो दक्षिण भारत का जो पठार है वहाँ पे पाया जाता है। फिर गौर, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियन एलिफेंट यानी हाथी के लिए फेमस है। 4,374 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है।
उसके बाद आता है दिहांग दिबांग, 1998 में बनाया गया। ये सियांग और दिबांग वैली है अरुणाचल प्रदेश की, वहाँ पाया जाता है। ईस्टर्न हिमालय का हिस्सा है। मीशमी ताकिन और मस्क डियर जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। 5112 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। फिर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है 99 में। बैतूल डिस्ट्रिक्ट, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स का पार्ट है। ये इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में। सेमी एरिड है, यानी कि अर्ध शुष्क है, यानी कि शुष्क भी है वहाँ पे, सूखा भी है और थोड़ी सी नमी भी रहती है बरसात की वजह से। तो जाइंट स्क्विरल और फ्लाइंग स्क्विरल यानी जो गिलहरी है उसके लिए फेमस है ये। 4981.72 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। फिर 2005 में है अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। मैकाल हिल्स में है। अनूपपुर, डिंडोरी, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। 4 हॉर्न एंटीलोप, उसके बाद इंडियन वाइल्ड डॉग, सारस क्रेन और वाइट रम्ड वल्चर, सेक्रेड ग्रूव, बुश फ्रॉग, इन सब के लिए फेमस है। 3835 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। फिर आता है 2008 में ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ये पार्ट ऑफ कच्छ है। मोरबी, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट और पतन डिस्ट्रिक्ट का ये लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में। आगे भी इसको मैंने लिख रखा है कि सब जगह जो सब हैं, क्या नाम है, नॉर्दर्न में कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सब अलग अलग लिखे हुए हैं। यहाँ पे फिर भी लिखा हुआ है कि लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का, क्योंकि इसका एरिया कितना है 12,454 स्क्वायर किलोमीटर। इससे पहले 10,000 स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया था जो साउथ में था हमारे सबसे नीचे, गल्फ ऑफ मन्नार वाला। तो गल्फ ऑफ मन्नार वाला जो था वो 10,000 एरिया था, उसका 12,000 एरिया है। तो ये सबसे बड़ा हुआ, गुजरात में है, डेजर्ट एरिया में है, इंडियन वाइल्ड एस के लिए ये फेमस है। फिर 2009 में कोल्ड डेजर्ट आता है। तो जो कोल्ड डेजर्ट है वो पिन वैली नेशनल पार्क और के चारों तरफ जो सराउंडिंग्स हैं, चंद्रताल हो गया, सरचू हो गया, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो सब यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट में है। ये हिमाचल प्रदेश में है कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख में नहीं है। तो ये कंफ्यूज मत कर जाना कि कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में है। लद्दाख को कहा जाता है कि वो एक कोल्ड डेजर्ट है, लेकिन वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है, वो मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में, वेस्टर्न हिमालयाज़ में है। स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। 7,770 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। फिर 2000 में कंचनजंगा नेशनल पार्क को बनाया गया। ये कंचनजंगा का पार्ट है, सिक्किम में है, ईस्ट हिमालयाज़ है। स्नो लेपर्ड, रेड पांडा 2,620 स्क्वायर किलोमीटर। 2001 में अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, नैयार, पेपरा, शेंडुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द एडजॉइनिंग एरियाज, ये इसके एरिया हैं। देखिए ये सवाल यूपीएससी ने पूछा था 2020 या 2021 के पेपर में पूछा है प्रीलिम्स में, कि नैयर, पेपारा, शेंडुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 2020 का अगर आप यूपीएससी का पेपर उठा के देखेंगे या 2021 का देखेंगे, उन दोनों में से किसी एक में मिलेगा आपको कि ये तीनों चीज़ दे दी थी, कि नाम दे दिए गए थे कि नैयर, पेपारा, शेंडुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किस बायोस्फीयर रिजर्व के हिस्से हैं। तो ये अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के हिस्से हैं। ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो केरला और तमिलनाडु में फैला हुआ है, वेस्टर्न घाट्स में। नीलगिरी ताहर और हाथियों के लिए फेमस है। 3500 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। फिर 1989 में आता है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये अंडमान निकोबार आइलैंड पे हो गया। अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे आइलैंड है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए ये फेमस है, उसके लिए बनाया गया है। और 885 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इसके बाद आता है डिब्रू साइखोवा, ये 1997 में बनाया गया। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है आसाम के, उसके लिए है। ईस्टर्न हिल्स में वाइट विंग्ड वुड डक, वाटर बफेलो, ब्लैक ब्रेस्टेड पैरेट बिल, टाइगर, कैप्ड लंगूर, इन सब के लिए फेमस है। 765 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। 2010 में सेशलम हिल्स, ये आंध्र प्रदेश का है, ईस्टर्न हिल्स में, जो ईस्टर्न घाट्स हैं उसके लिए है ये। और जो ईस्टर्न हिल रेंजेस है कवरिंग पार्ट्स ऑफ चित्तूर एंड कड़ापा डिस्ट्रिक्ट्स। स्लेंडर लॉरिस, ये एक पक्षी है, जानवर है, उसके लिए इसको बनाया गया है। 4,755.99 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। और 18वां जो है 2011 में, वो है पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व, या पन्ना नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो ये पार्ट है पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट्स इन एमपी, मध्य प्रदेश में। मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, बंगाल टाइगर, चिंकारा, नीलगाय, सांभर और स्लॉथ बियर। 2,998.98 या 0.98 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। तो ये 18 टाइगर रिजर्व्स हैं, या बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, सॉरी टाइगर रिजर्व्स नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। अब इन बायोस्फीयर रिजर्व्स को देखते हैं कि ये बायोस्फीयर रिजर्व्स मैप में कहाँ पे हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको सारे यहाँ पे दिख जाएँ। अब आप देखिए सारे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे एक साथ। अब देखिए सबसे तो 18 कौन कौन से हुए। एक तो कोल्ड डेजर्ट हुआ नंदा देवी, ये उत्तराखंड में है। कोल्ड डेजर्ट ये आपको हिमाचल में मिलेगा। कच्छ गुजरात में है। फिर नीलगिरी, ये कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे है। अगस्त्यमलाई, ये बॉर्डर पे है तमिलनाडु और केरला के। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार, ये तमिलनाडु में है। सेशलम आंध्र प्रदेश में है। पचमढ़ी, ये आपको मिलेगा एमपी में। उसके बाद पन्ना एमपी में है। अचानकमर अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। सिमलीपाल उड़ीसा में। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। नोकरेक मेघालय में।
डिब्रू साइखोवा ये असम में, कंचनजंगा सिक्किम में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, मानस असम में। उसके बाद तो ये हो गए मेरे ख्याल से 18 हो गए। ग्रेट निकोबार बचा है, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे उत्तर में कौन है। सबसे उत्तर में है कोल्ड डेजर्ट, सबसे उत्तर में कोल्ड डेजर्ट है। सबसे दक्षिण में कौन सा है, अगस्त्यमलाई है। उसके बाद सबसे वेस्ट में कौन सा है, कच्छ है, ग्रेटर रन ऑफ कच्छ। और सबसे ईस्ट में कौन सा है, दिहांग दिबांग है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। और इन सारों को आप ध्यान भी रखिएगा, क्योंकि ये आपको आपको उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर लगाने के लिए आ सकते हैं, या फिर ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट लगाने के लिए दे सकता है। चार आपको बायोस्फीयर रिजर्व दे देगा और कह देगा कि इसको वेस्ट टू ईस्ट लगाओ, ईस्ट टू वेस्ट लगाओ, नॉर्थ टू साउथ लगाओ, साउथ टू नॉर्थ लगाओ। तो आगे आने वाला जो आपका अपर पीसीएस है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का जो अपर पीसीएस होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है इसको कि जो नॉर्दर्न मोस्ट है, सबसे, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है तो आप इसको एक बार पढ़ लेना। तो जो नॉर्दर्न मोस्ट है वो कोल्ड डेजर्ट है, हिमाचल प्रदेश वाला। फिर सदर्न मोस्ट है अगस्त्यमलाई, जो नीचे केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। वेस्टर्न मोस्ट है कच्छ, जो गुजरात में है। ईस्टर्न मोस्ट है दिहांग दिबांग, जो कि अरुणाचल में है। लार्जेस्ट कौन सा है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, जिसका एरिया सबसे बड़ा था, 12,000 कुछ स्क्वायर किलोमीटर था। सबसे छोटा है डिब्रू साइखोवा, जो असम का है, इसका एरिया 765 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। ओल्डेस्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे पुराना, सबसे पहले इसी को बनाया गया था बायोस्फीयर रिजर्व भारत में। और लेटेस्ट है पन्ना, जिसको 2011 में बनाया गया है बायोस्फीयर रिजर्व। तो यही सब चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है, एक बार आप इसको पढ़ लेना और समझ लीजिएगा। फिर आता है मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। देखिए एक तो हो गए बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स के तहत एक प्रोग्राम यूनेस्को ने और चलाया, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, MAB, मैप। इसके ऊपर भी यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आगे भी जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए ये हमें, ये एक बेसिक सी चीज़ है, ये हमें सब पता ही होना चाहिए। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का हिस्सा है ये, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का हिस्सा है, तो हमें इसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है पढ़ना। तो समझ लेते हैं कि मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है। ये देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है। पहले मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखा है, उसके बाद फिर हिंदी में लिखा हुआ है। तो आप जिस भी मीडियम के छात्र हैं, जिस भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल, यानी देश मिलकर इसमें काम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय काम हो रहा है कि अलग अलग देशों की सरकार काम करती है। एक साइंटिफिक प्रोग्राम है, इसको 1971 में लॉन्च किया गया था यूनेस्को के द्वारा। जिसका काम क्या था, इसका एम था इस्टेब्लिश करना एक साइंटिफिक बेसिस पे, साइंटिफिक बेसिस यानी कि साइंटिफिक बेसिस का मतलब ये हो गया कि आप साइंस से रिलेटेड काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप रिचुअल्स पे या कस्टम्स के बेसिस पे, यानी कि जो आपकी धारणाएं हैं उन पे काम नहीं होगा, साइंटिफिक बेसिस पे काम होगा। इंप्रूवमेंट करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी कि लोग और साथ ही साथ जो उसका इन्वायरमेंट है चारों तरफ का, उन दोनों के बीच में एक समन्वय कैसे बनेगा, कैसे कोऑर्डिनेशन बनेगा, उसको साइंटिफिकली इंप्रूव करने के लिए काम चलाया गया। देखिए नाम इसलिए दिया गया मैन एंड द बायोस्फीयर। तो इंसान है, मनुष्य है, और साथ ही साथ उसके चारों तरफ जो रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब कुछ है, वो बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। तो मैप का जो वर्क है एंगेजेस फुल्ली विद द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। तो अब मैप जो है वो काम कैसे कर रहा है, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस ने जिसको डिक्लेयर किया है, उनके तहत काम करता है। साथ ही साथ 2015 का जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ, पेरिस जलवायु समझौता जो हुआ 2015 का, उसके बाद जो एजेंडा निकल के आ रहा है उसके तहत मैप काम करता है, मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व उसके तहत काम करता है। एंड एड्रेसेस चैलेंजेस लिंक टू साइंटिफिक, इन्वायरमेंटल, सोसाइटल डेवलपमेंट इशूज़ इन डाइवर्स इकोसिस्टम्स, की अलग अलग इकोसिस्टम्स में जो जो दिक्कतें आती हैं, चाहे वो साइंटिफिक से रिलेटेड हो, इन्वायरमेंटल हो, सोसाइटल हो, डेवलपमेंटल इशू हो, फ्रॉम माउंटेन रीजन्स टू मरीन। अब देखिए यहाँ पे माउंटेन रीजन्स भी हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कहीं पे भी मिल सकता है बायोस्फीयर रिजर्व। अगर हम देखेंगे तो जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है ये पहाड़ पे है हमारे यहाँ। जो मध्य प्रदेश के बायोस्फीयर रिजर्व, जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो प्लेन्स में हैं। फिर हम अपने डेक्कन प्लेट्यू में भी देखते हैं। तो अलग अलग जगह पे जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, चाहे वो माउंटेन रीजन में हो, मरीन रीजन में हो, कोस्टल में हो, आइलैंड में हो, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे हो, ड्राई लैंड में हो, या अर्बन एरियाज़ में, कहीं पे भी बायोस्फीयर रिजर्व जो भी एरिया घोषित होगा वहाँ पर इसका काम शुरू हो जाएगा होना। सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, एक बार इसको पढ़ लेना। तो मैप कंबाइंस द नेचुरल एंड सोशल साइंसेज। देखिए ये नेचर को और सोशल साइंस को दोनों को जोड़ता है, इकोनॉमिक्स को, पढ़ाई को, टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइवलीहुड्स, की इंसानों की जो लाइवलीहुड है, जो उनकी रोजी रोटी कमाने का जो जरिया है वो इम्प्रूव हो सके। एंड द इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स एंड टू सेफगार्ड नेचुरल एंड मैनेज्ड इकोसिस्टम, कि जो नेचुरल है यानी कि जो नेचर है उसको भी हम सेव कर सकें और इंसानों का काम भी चल सके, दोनों तरह से, यानी कि एक आप कह सकते हैं बैलेंस बना के काम करने के लिए मैप प्रोग्राम को बनाया गया है। मैप के प्रोग्राम के तहत जो है 3 इश्यूज देखे गए हैं कि जिन 3 इशू पे ये काम करता है, किस किस चीज़ पे, बायोडाइवर्सिटी लॉस पे, क्लाइमेट चेंज पे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, यानी कि जैव विविधता की जो हानि है, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पे ये काम कर रहा है। फिर बात आती है बायोस्फीयर रिजर्व की। एक बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत में, कहाँ कहाँ हैं ये भी हमने देख लिया।
फिर मैन इन द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम देख लिया। बात आती है बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व कोई भी वो एरिया हो सकते हैं जहाँ पे टेरेस्ट्रियल हो, मरीन और कोस्टल इकोसिस्टम हो, कहीं पे भी हो सकता है कि जो ये सब एरियाज़ हैं वहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व बना सकते हैं। ईच रिजर्व प्रमोट्स सॉल्यूशंस रिकंसाइलिंग द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद इट्स सस्टेनेबल यूज़। तो जहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हमें करना है उसको एरिया को हम बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर देंगे। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ये कौन नॉमिनेट करता है या कौन डिक्लेयर करता है? किसी भी राज्य की या किसी भी देश की, नॉट राज्य, यहाँ पे स्टेट नहीं होगा, किसी भी कंट्री की जो सरकार होती है वो उसको डिक्लेयर करती है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है या नहीं है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स आर नॉमिनेटेड बाय नेशनल गवर्नमेंट्स, है ना। तो जो राष्ट्र की सरकार है, जैसे जो भारत सरकार है, वो डिक्लेयर करती है कि यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व होगा। रिमेन अंडर द सोवरन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट्स वेयर दे आर लोकेटेड, और वो लोकेटेड है जहाँ पे भी वो लोकेटेड हैं वहाँ के सोवरन ज्यूरिसडिक्शन में वो रहती हैं। देयर स्टेटस इज़ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, और ये जो उनका स्टेटस है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होता है उनका स्टेटस। और यूनेस्को जो है, जो उनकी लिस्ट है बायोस्फीयर रिजर्व्स की, उस लिस्ट में उसको इंक्लूड करता है यूनेस्को की। जो यूनेस्को की वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो उसकी लिस्ट में जितने भी देशों में, अलग अलग देशों में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उसमें भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व वो इंक्लूड करके रखेगा। फिर बायोस्फीयर रिजर्व में 3 इंटर रिलेटेड जोन्स होते हैं जिनका काम होता है टू फुलफिल 3 कॉम्प्लीमेंट्री एंड म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग फंक्शंस। अब देखिए बायोस्फीयर रिजर्व के 3 इंटर रिलेटेड जोन हैं। वो कौन कौन से जोन हैं? 3 जोन है। कोर एरिया होता है, बफर जोन होता है और ट्रांजिशन एरिया होता है। इसको हम फिगर से भी समझ लेते हैं कि पहले फिगर देख लेते हैं, इसकी फिगर कैसी है उसके बाद समझते हैं। देखिए मान के चलते हैं कि ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व अगर ये बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देखिए कि कभी कभी आपको कन्फ्यूजन होगा कि कभी तो हम नेशनल पार्क बोलते हैं, ठीक है, कभी हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं और कभी कभी हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। तो तीनों में डिफरेंस क्या है आप समझें। ये अगर बहुत बड़ी लैंड एरिया है, तो ये अगर पूरा एरिया है तो आप समझिए कि यहाँ पे अगर छोटे छोटे जंगल हैं इसके अंदर, अगर ये छोटे छोटे जंगल हैं तो ये तो हो सकता है कि ये नेशनल पार्क हो, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, ये कोई नेशनल पार्क है, ये कोई नेशनल पार्क है, ये कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो नेशनल पार्क अपने आप में एक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने आप में एक है। लेकिन अगर किसी एरिया में कई सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ही एरिया के अंदर आ जाए, उस इतने बड़े एरिया को, ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को क्या कह दिया जाएगा? फिर बायोस्फीयर रिजर्व कह दिया जाएगा। यानी कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बहुत बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कई सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती हैं। तो ये तो हो गया नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस। अब बात आती है कि बायोस्फीयर रिजर्व के भी 3 अपने आप में हिस्से होते हैं। एक होता है कोर एरिया, एक होता है बफर एरिया, एक होता है ट्रांजिशन एरिया। तो वो सब हम देख लेते हैं। अब मान लेते हैं ये, अगर आप मान के चलो कि ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में जो ग्रीन कलर का ये जो एरिया है, ये ग्रीन कलर वाला जो एरिया, ये कोर एरिया है। कोर एरिया का मतलब वो एरिया होता है जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है और वहाँ पे किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं पॉसिबल है। हम लोग यानी कि इंसानों को वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। और वो एरिया ऐसा एरिया है जहाँ पे जानवर जो हैं, यानी कि जो एनिमल्स हैं, वो अपनी जो नॉर्मल उनकी जो लाइफ होती है वो जीते हैं। हम उनके हैबिटेट में, उनके घर में जाके उनको डिस्टर्ब नहीं करते। उसके बाद जो ये नीले वाला एरिया है, ये दिखा रहा है, ये है बफर एरिया, ये बफर जोन है। और उसके बाद ये जो बाहर वाला एरिया है, सबसे बाहर वाला, ये ट्रांजिशन एरिया है। अब किस एरिया में क्या चीज़ें हमें अलाउ हैं वो देखते हैं। देखिए जो ग्रीन वाला एरिया है, जो कोर एरिया है, वहाँ पे सिर्फ रिसर्च की जा सकती है। देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, एक तो रिसर्च की जा सकती है, लेंस बना हुआ है, इसके सिवा और हम वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो बफर जोन है, बफर जोन के अंदर हम ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है, पॉसिबल है कि वहाँ पे जैसे ट्राइबल लोग होते हैं कि वो लोग वहाँ पे रह लें। एजुकेशन ट्रेनिंग हो सकती है वहाँ पे, टूरिज़्म हो सकता है और ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है। यानी कि यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट भी है, रिसर्च भी है, एजुकेशन ट्रेनिंग भी है और टूरिज़्म भी है। बफर जोन में सब कुछ कर सकते हैं। लाइक वाइज ट्रांजिशन एरिया में देखेंगे तो जब बफर जोन में सब कुछ हो सकती है तो ट्रांजिशन एरिया में भी सब कुछ हो सकता है। ट्रांजिशन एरिया में भी लोग घर बना के रह सकते हैं, जैसे कि जो ट्राइबल लोग होते हैं, रिसर्च कर सकते हैं वहाँ पे। एजुकेशन है, पढ़ाई कुछ करनी है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, वो हो सकती है। टूरिज़्म हो सकता है, यानी कि जो हम लोग सफारीज़ पे जाते हैं, ये टाइगर देखने जा रहे हैं नेशनल पार्क के अंदर, जैसे जिम कॉर्बेट में घूमने जाते हैं, तो वो सब चीज़ जो हम जाते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? वो बेसिकली किसी भी नेशनल पार्क का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कौन सा एरिया होता है, एक तरह से आप मान सकते हो बायोस्फीयर रिजर्व का कौन सा एरिया होता है? ट्रांजिशन एरिया या बफर जोन होता है। कोर एरिया में जाने की अनुमति किसी को नहीं होती। तो ये 3 एरिया हैं, कोर एरिया, बफर जोन और ट्रांजिशन एरिया। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये सवाल पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में। 3 इंटर रिलेटेड जोन्स हैं। तो सबसे पहले है बफर जोन,
ये सबसे पहले कोर जोन है, कोर एरिया देख लेते हैं। जो कोर एरिया है ये कंप्राइज करता है स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम, यानी कि प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम है स्ट्रिक्टली, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द कंजर्वेशन ऑफ लैंडस्केप, यानी जो पूरा लैंडस्केप है उसको कंजर्वेशन करना है। इकोसिस्टम, स्पीशीज एंड जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि वहाँ पे किसी भी इंसान को जाकर वहाँ पे कोई भी क्षति पहुँचाने का, कोई भी हार्म पहुँचाने का अधिकार नहीं है, वो अंदर नहीं जा सकता। बफर जोन जो है ये सराउंड करता है या एडजॉइन करता है कोर एरिया को, यानी कि कोर एरिया सबसे अंदर है, कोर एरिया के बाहर फिर बफर जोन है, एंड इज़ यूज फॉर एक्टिविटीज़ कंपैटिबल विद साउंड इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस दैट कैन रीइंफोर्स, साइंटिफिक रिसर्च करनी हो, मॉनिटरिंग है, ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, टूरिज्म है, ये सब चीज़ यहाँ से हो सकती हैं। फिर आता है ट्रांजिशन एरिया, यहाँ पे ग्रेटेस्ट एक्टिविटी अलाउड होती हैं, जैसे कि आप फॉरेस्टिंग कर सकते हैं, इकोनॉमिक, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशियो कल्चरल एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल, हर तरीके से जो भी काम है वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट आता है कि मैप का सेक्रेटेरिएट कहाँ है। तो मैप का सेक्रेटेरिएट जो है यूनेस्को के सेक्रेटेरिएट के अंडर है, यानी कि पेरिस में। जहाँ पे यूनेस्को को सेक्रेटेरिएट है, यूनेस्को का सेक्रेटेरिएट पेरिस में है, फ्रांस में, तो वहीं पर मैप का भी सेक्रेटेरिएट है। उसके बाद एक जो लेटेस्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व की जो वर्ल्ड कांग्रेस हुई थी वो लीमा पेरू में हुई थी 2016 में, और उसके ये चौथी वर्ल्ड कांग्रेस थी बायोस्फीयर रिजर्व की। और तब एक विजन सोचा गया मैप के तहत। वो क्या विज़न था? विज़न फॉर द डेकेड 2016 से 2025। तो 2016 से 2025 का एक विज़न है, उसको सोचा गया। तो ये पूछा जा सकता है कि जो मैप का विज़न है वो कौन से ईयर से लेकर कौन से ईयर तक है। ये बहुत फेमस सवाल है, ऐसे पूछ लिया जाता है। यूपी पीसीएस ने भी पहले सवाल पूछ रखे हैं ऐसे, तो उत्तराखंड पीसीएस भी पूछ सकता है। तो 2016 से 2025। उसके बाद अब बात आती है मैप की। हमने यूनेस्को की जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं भारत के, वो हमने देख लिए 18 हैं। 18 में से मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत कितने हैं? 12 हैं। तो ये ध्यान रखना है, पहले 11 हुआ करते थे, बाद में अभी 2020 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी जोड़ा गया इसमें। तो पहले 11 हुआ करते थे, अब 11 से बढ़कर कितने हो गए हैं? अब 12 हो गए हैं। तो 12 कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इसको 2000 में ऐड किया गया। फिर गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व 2001 में, सुंदरबंस जो कि वेस्ट बंगाल में है 2001 में, नंदा देवी उत्तराखंड का 2004 में। यानी कि उत्तराखंड का जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंडर है। ये सवाल पूछा जा सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में। नोकरेक जो है मेघालय का 2009 में ऐड किया गया इसको। पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में 2009 में। सिम्पलीपाल उड़ीसा का 2009 में। फिर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान निकोबार आइलैंड 2013 में। अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ एमपी 2012 में। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरला तमिलनाडु 2016 में। कंचनजंगा सिक्किम 2018 और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश 2020। तो ऐसे करके ये 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो ऐड किए गए थे यूनेस्को के मैप प्रोग्राम लिस्ट में भारत में से। तो ये आप सभी एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, बार बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे एक भी बायोस्फीयर रिजर्व का क्वेश्चन आपसे मिस ना हो और सब चीज़ जो है आपकी कवर हो जाए। तो बाकी जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत सीरियस हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 27 मार्च को जो आपका एडवोकेट जनरल का पेपर होने वाला है और 3 अप्रैल को जो आपका अपर पीसीएस होने वाला है, उसके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। तो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग दैट प्रोग्राम। आप वो ज्वाइन कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।